नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आपको आज बता देते हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन परियोजनाओं को भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, जिसमें वो सम्मिलित होंगे और सीधे प्रबुद्ध जन से संवाद करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 11:25 पर सीएसएस हेलीपैड पर उतरेंगे। 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 11:50 पर 3 प्रबुद्ध जन का संबोधन करेंगे। तो वहीं 11:58 पर बच्चों को अन्नप्राशन कराएंगे। तो वहीं 12 बजे सीएम जीआईएस का वीडियो लॉन्च करेंगे। 12:02 पर स्मार्ट सिटी की कॉफी टेबल बुक लॉन्च करेंगे। तो वहीं 12:12 पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 12:57 पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर सीएसए के लिए रवाना होंगे। 1:10 पर हेलीपैड से चकेरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो 1:25 पर राजकीय विमान से गोरखपुर के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये प्रमुख कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है, लगभग 11 जिले ऐसे हैं जिसका दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और देखिए ये लगातार आगे भी जारी है। आज कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और उनका ये पिछले 5 सालों का भी कार्यकाल रहा है। कार्यकाल का तो देखा गया कि वो लगातार जिलों में जाकर के वहां की स्थिति की जानकारी खुद लेते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं। लेकिन इस समय मौका दूसरा है। अब से कुछ दिनों में निकाय चुनाव की घोषणा होती है और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री के दौरे जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 17 नगर निगम है। अब तक मुख्यमंत्री जो 17 नगर में से 10 से ज्यादा नगर निगम है जिनके दौरे कर चुके हैं, वो जिन जिलों के दौरे किए जहां पर नगर निगम। इससे पहले भी देखा गया मुख्यमंत्री गाजियाबाद गए, इसके अलावा आगरा गए, इसके अलावा अगर बात करें झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, बरेली, ये तमाम जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री लगातार जा चुके हैं। और वहां पर जाते हैं तो करोड़ों रुपए की सौगात वहां की जनता को देकर के आते हैं। वहां विकास कार्यों को जो होते हैं उनको देकर आते हैं। सबसे ज्यादा जो विकास कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उससे जुड़े हुए होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में आज जो मुख्यमंत्री का कानपुर का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक तौर पर देखें या फिर वो उसे एक बतौर मुख्यमंत्री दौरा माने उनका। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है उसकी रणनीति को समझना, उसकी राजनीति के तरीकों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक दूसरी पार्टियां विचार कर रही होती हैं तो तब तक भारतीय जनता पार्टी उस काम को जमीन पर करने लगती है। और निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है, कहीं ना कहीं उसी की एक झलक है कि मुख्यमंत्री अब तक 10 से 11 जिलों के दौरे कर चुके हैं और किसी को इस चीज का भनक तक नहीं कि मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जरूर ये दौरे होते हैं, सरकारी दौरे होते हैं, वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री हैं तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं अघोषित रूप से ये चुनावी प्रचार हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात करें, लगातार दौरे पर दौरे लगाए हुए। और जो नगर निगम वाले जिले हैं उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने संभाली है। जिन जिलों के दौरे हो चुके हैं, बाकी जो जिले बचे हैं वहां पर मुख्यमंत्री जल्द ही जाएंगे। बात करें अगर 2017 का जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें 16 नगर निगमों में चुनाव हुआ था, 16 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, 2 बसपा खाते में गई थी। इस बार 17 सीटों पर चुनाव, 17 नगर निगम सीटों पर चुनाव होगा। उसमें से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 17 के 17 नगर निगम जीता है, क्योंकि 2024 का चुनाव होना और उससे ठीक पहले सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर फाइनल भी अच्छा होगा। भारतीय अगर बात करें, मुख्यमंत्री आज कानपुर पहुंचेंगे, लमसम 11:05 पर लखनऊ से रवाना होंगे। उसके बाद वहां पहुंचेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे, प्रबुद्ध जन लोगों से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की जो सौगात होगी आज कानपुर वासियों को मिलने वाली। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया मुख्यमंत्री जिस जिले में जा रहे हैं वहां पर वहां की जनता के लिए कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर आ रहे हैं। अभी देखा गया था 3 दिन पहले ही लखनऊ में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ था।
हालांकि यहाँ पर भी 1803 करोड़ रुपए 1812 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास होता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था। मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है वहाँ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ जो नेता भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में उनकी बिना अनुपस्थिति के उनकी संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा, जिसके बाद पूरा कार्यक्रम डिले कर दिया गया। हालांकि प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया गया था और जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम फिर लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री हैं वो भी शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री का कानपुर का दौरा है, कहीं ना कहीं जो कानपुर जाएंगे वहां के जो लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश में क्या कुछ 5 सालों में किया ये गिनाएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से चोट की, रोजगार के लिए क्या क्या किया गया, जो मजदूर थे पलायन करते थे उनको रोकने के लिए क्या किया गया, निश्चित तौर पर इसके अलावा बाहरी निवेश लाने को लेकर के उत्तर प्रदेश में किया गया, तमाम मुद्दे होंगे आज जो प्रबुद्ध जनता के सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के पिछले 5 सालों में जो काम हुआ उसकी सराहना जनता करती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा रहा, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो चाहे पश्चिम में क्षेत्र का क्षेत्र हो, हमेशा से ही कहीं ना कहीं गुंडागर्दी अपराधियों के खौफ में रहता था। लेकिन इन चीजों को खत्म किया मंत्री ने और उसी का कहीं ना कहीं फायदा हुआ, उसी चीज को जनता ने सराहा कि 2022 में दोबारा से लगभग 37 सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सत्ता में वापसी हुई। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के जब मुख्यमंत्री बखान करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर जनता पर पड़ेगा और जनता जब वोट डालने जाती है तब इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखती है कि जब वो गली से निकलते थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, जब चौराहा जाते थे किस तरीके से गुंडों का राज हुआ करता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इन चीजों की बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज का दौरा कानपुर का बेहद ही अहम महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है अश्विनी, हमारे साथ लगातार कानपुर से रामजी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राम जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है कानपुर के लिए क्योंकि प्रदेश के मुखिया कानपुर में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, कई सारी परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह चुनाव जारी तो बात से लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कानपुर दौरा है ये काफी अहम माना जा रहा है। इस दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है जिस तरह दिल्ली में FTD चुनाव में 15 से काबिज बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता रखना पड़ा और वहां पर आपने जगह बनाई, तो कहीं कानपुर में किसी तरह का तेज ना हो या कानपुर किसी तरह की कुछ स्थितियां ना बदले, इसको लेकर के भी दौरा काफी प्रमुख माना जा रहा है। ऐसे में जो कानपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे प्रबुद्ध सम्मेलन हमें 11:25 पे वो कानपुर से उतरेंगे, वहां से कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। वहां पर तमाम तरह की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जो लोकार्पण का पालका इंडोर स्टेडियम है जिसका आधुनिकीकरण हुआ है। कार्डियोलॉजी में जो डॉक्टरों के आवास है, चौबेपुर का रिंग रोड है जिसको चौड़ीकरण के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कंगा बराज में जो विकास कार्य होने हैं या उनका KM हॉल का जो फूल बाग है और परीक्षक मैपिंग और शिवराजपुर में ITI, इन सभी चीजों पर जो आदर्श योजना इनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही शिलान्यास होने जो कलेक्टर के पीछे मल्टी लेवल पार्किंग है जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को गाड़ी खड़ी करने की जो बड़ी समस्या थी उसका वो शिलान्यास करेंगे। कूड़ा को लेकर जो समस्या आ रही थी लगातार उसका फेज 2 कार्यक्रम करेंगे। पार्कों के में जो ओपन जिम या चिल्ड्रन गार्डन खोलने की बात की है, इस तरह की कुल मिलाकर 387.59 करोड़ की जो परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे कानपुर में। और इसके पीछे जो सबसे मेन जो उद्देश्य है वो यह कि जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है। उसी तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाकर के अपना पहुंचे, वहां जनसभाएं की हैं। उसी तरह कानपुर जनसभा करेंगे। इस कार्यक्रम को पूरा करने में कुछ मिनट के लिए या माना जा रहा है, कयास लगाया कि जो कानपुर के जो पदाधिकारी है बीजेपी के या वरिष्ठ नेता है उनके साथ कुछ देर की बैठक भी कर सकते हैं, उनसे बात भी करेंगे। फिलहाल वो कार्यक्रम अभी ओपन नहीं किया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे क्योंकि जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको अपने साथ जोड़ने
तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि निकाय चुनाव कि इस चुनाव में सिर्फ 2024 की जो तैयारी है वो यहीं से ही शुरू होनी है, जिसको जी लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर वो चालू है। बुंदेलखंड के जो प्रभारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर कानपुर में आकर के लगातार डेरा जमाए हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर के जो दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काफी अहम माना जा रहा है, सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस निकाय चुनाव के बाद ही ये रूपरेखा तैयार होगी कि 2024 के चुनाव को लेकर के। फिलहाल जो कानपुर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा दृष्टि की, अगर सुरक्षा की बात करें, उसके जी उसके लिहाज से भी काफी सतर्कता बरती जा रही है। आस पास ड्रोन कैमरों से नजर होगी। पूरे रूट पर जो फ्लीट रिहर्सल हुआ है उसकी भी एक व्यवस्था बनाई है कि यदि किसी कारणवश से फ्लाइट का कोई दिक्कत आती है तो फ्लीट के माध्यम से वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जी इसके साथ ही साथ राम जी देखिए, अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और बच्चों से जो सीएम योगी आदित्यनाथ का लगाव है वो हम अक्सर तस्वीरों में देखते आए हैं कि किस तरह से लाड प्यार करते हैं। ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जी जो प्रभु सम्मेलन का कार्यक्रम है, यहाँ पर बच्चों का जो कार्यक्रम होना है, तो बच्चों को लेकर छात्रावास को लेकर एक कार्यक्रम है जो IITI है। ये करीब 62 ऐसे लोग हैं जो जी डॉक्टर के वक्त जुड़े हुए, CSA के हैं छात्र हैं, मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। वो सभी 62 ऐसे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, जिनको स्टेज के बिल्कुल आगे बैठाया जाएगा। उसमें करीब 13 छात्रों को वो यहाँ पर डिग्री देंगे, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि जो उनका जो हौसला है उनको अफजाई करने का काम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो उनकी एक जो बात है, जो लगातार वो हमेशा बच्चों से उनका हमेशा मुंह देखने को मिला है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। ऐसे में उन सभी कार्यक्रमों के लिए अन्नप्राश के जो कार्यक्रम है वो भी वहीं पर उस प्रभु सम्मेलन सबसे पहला कार्यक्रम अन्नप्राश का ही होना है। उसके बाद आगे की जो योजनाएं या परियोजनाएं जो और भी कार्यक्रम है वह उसके बाद होने हैं। इसके साथ ही कई ऐसी बच्चियां हैं जिनका जो शादी का जो गोद भराई का एक कार्यक्रम है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन बच्चियों की गोद भराई का कार्यक्रम भी इसी जगह रखा गया है। जी ठीक है राम जी और अश्विनी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे जहां पर रेस्टोरेंट में गैस लीक अग्निकांड का मामला सामने आया। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में लिया है तो बेस्ट बिरयानी के मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में रामपुर निवासी अनीस अहमद। अग्निकांड में एक की मौत तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में ये पूरा मामला सामने आया जहां पर चारबाग स्टेशन के सामने ये होटल है और इस होटल में रेस्टोरेंट मौजूद था जिसमें सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई और इसमें 2 ग्राहक झुलस गए, जिसमें से एक ग्राहक की मौत हो गई है और एक का अभी इलाज जारी है। तो बेस्ट बिरयानी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि देखिए अभी इस होटल में अग्निशमन से जुड़े हुए जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं दुरुस्त थी। तो अग्निकांड में एक की मौत हो चुकी है, दूसरा अभी भर्ती है। और लगातार अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये अपडेट आ रही है कि रेस्टोरेंट गैस लीक अग्निकांड का जो मामला सामने आया था उसमें अब मालिक की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कल देर रात एक हादसा लखनऊ में हुआ। अगर चारबाग नाका क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर कबीर होटल है, उसके नीचे जो है बेस्ट बिरयानी नाम से एक रेस्टोरेंट संचालित हुआ था, जिसमें बिरयानी को खाने के लिए एक युवक आया था, साथ ही साथ एक अन्य युवक था। बाहर आग लग जाती है और इन युवकों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद ये जो वहाँ पर स्टोर रूम बना होता है उसमें छिपने की कोशिश करते कि शायद बच जाए, लेकिन आग वहाँ भी पहुँच जाती है, जिसके बाद एक युवक की मौत हो जाती है और दूसरा एक युवक है वो अभी गंभीर रूप से घायल है। निश्चित तौर पर अगर बात करें जो पुलिस ने कार्रवाई की तो अब तक एक जो होटल संचालक मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं आगे की जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिम्मेदारी अगर कौन उठाएगा, क्योंकि पहला मामला लखनऊ में नहीं है। इससे पहले भी देखा गया कि चारबाग क्षेत्र में होटल में आग लगी जिसमें 7 से 8 लोग मौत हुई थी। अभी देखा गया कुछ दिन पहले ही लेवाना होटल में आग लगी थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। निश्चित तौर पर इस तरीके से कब तक चलेगा, क्योंकि जिम्मेदार जो होते हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते अपनी हैं।
एलडीए विभाग है सिर्फ और सिर्फ कागजों का खेल खेलता है। कहीं ना कहीं एलडीए विभाग की मिली भगत के चलते इस तरीके से होटल संचालित हो रहे हैं। और चार बाग क्षेत्र की बात करें तो हर घर में हर दूसरे 110 मीटर की दूरी पर एक दूसरा होटल तैयार होता है। निश्चित तौर पर उनकी ना तो जांच समय से होती, ना फायर एनओसी चेक की जाती है। अभी लेवाना कांड हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन में पुलिस दिखाई दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया था कि इस पर सख्ती बरती जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक चाहे वो फायर से जुड़े अधिकारी हों, चाहे पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी हों, या इसके अलावा चाहे वो एलडीए से जुड़े अधिकारी हो, सबने बड़ी जांचें की, लेकिन जांच में निकला कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की सेटिंग होती है, इन लोगों को हर महीने हफ्ता एक तरीके से महीनावारी मिलती है। तो ऐसे में इस तरीके से अवैध रूप से जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, जबकि सख्त निर्देश है किसी का कोई भी होटल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, वहां पर जो मानक होते हैं उनके विपरीत नहीं होना चाहिए, मानक पूरे होने चाहिए। लेकिन जिम्मेदार जो होते हैं कहीं ना कहीं बेपरवाह बने होते हैं, लापरवाह बने होते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को जान देकर के देनी पड़ती है। निश्चित तौर पर यह वाकया फिर एक बार लखनऊ में एक युवक की जान चली गई, फिर जांच होगी, फिर वही चीजें होंगी, लेकिन जमीन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो सिर्फ कुछ दिनों तक इस तरह घटना होने के बाद कागजों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पूरा सन्नाटा पसर जाता है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर जैसे पहले चलता रहता था वैसे चलता रहता है। निश्चित तौर पर इसमें जरूरत है तमाम अधिकारी जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई की। अगर उन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर अगली बार ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल अश्विनी। और अश्विनी लगातार देखिए ऐसे मामले, जिस तरह से जिक्र आप भी कर रहे हैं कि ऐसे मामले एक के बाद एक आ रहे हैं, जिसके बाद देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया था और तमाम ऐसे अधिकारियों को सही से कड़ी सजा देने के तमाम दिशा निर्देश भी दिए थे और ऐसे होटलों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की भी बात कही थी। और उसके बाद तमाम एक्टिवनेस दिखी भी थी, लगातार चेकिंग की जा रही थी होटल्स की, रेस्टोरेंट की, कि क्या वो अग्नि विभाग के जो नॉर्म्स होते हैं क्या उनको वो पूरा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ऐसे कई होटल्स हैं, कई रेस्टोरेंट हैं जहां पर कई सारे ऐसे निर्देश हैं जिसका पालन नहीं किया जाता है। बिल्कुल आप समझिए, लखनऊ यूपी की राजधानी है, वीवीआईपी जिला है, यहाँ पर तमाम मंत्री, विधायक, सांसद रहते हैं। लेकिन यहाँ की जब स्थिति ऐसी है तो सोचिए अन्य जिलों में वहाँ के अधिकारी क्या जांचें करते होंगे। लखनऊ में अधिकारियों की फौजें हैं, जिम्मेदारों की फौजें हैं, लेकिन ये फौजें सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती हैं। बाकी अगर इससे अब अंदाजा लगाइए बाकी जो जिले होंगे, छोटे जिले हैं, वहां पर क्या वाकई में इस तरीके की सुविधाएं होंगी? क्या एनओसी वहां के लोग जो रेस्टोरेंट चालक हैं, यहाँ पे होटल चालक लेते होंगे? क्योंकि अधिकारी जब लखनऊ में जांचें नहीं कर पा रहे, जहां पर पता है उनको कि सीएम यहीं रहते हैं, यहाँ डिप्टी सीएम रहते हैं, यहाँ पर एसीएस रहते हैं, यहाँ पर मुख्य सचिव रहते हैं, इन सब के बावजूद भी यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई, तो सोचिए बाकी जिलों की स्थिति कैसी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि इस तरीके के जो हादसे ना होने पाए, लेकिन हादसे कैसे ना हो, क्योंकि अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर नोटिस काटने का खेल करते हैं और जमीन पर जाकर के कुछ नहीं होता। जब होता, जब अपनी नौकरी पर आता है तब शायद कार्रवाइयां होती है। निश्चित तौर पर ऐसे जब हादसे होते हैं तो सीधे तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सस्पेंशन से लेकर के बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाइयां होने लगेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं लखनऊ या पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात कानपुर की करेंगे जहां आरोपी विधायक इरफान सोलंकी का साथी इशरत गिरफ्तार हुआ है। इशरत के घर से इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। इशरफ अली के नाम से बना था ये फर्जी आधार कार्ड। तो इशरत सपा नेता नूरी शौकत का रिश्तेदार है। तो नूरी शौकत और इशरत ने विधायक और उसके भाई को भगाने में मदद की थी। तो इशरत की बहन ने नोएडा में होटल रूम बुकिंग कराई थी। पुलिस की जांच पड़ताल पर खुलती जा रही है। परत दर परत फर्जीवाड़ा किस तरीके से हुआ ये सामने आ रहा है। तो इशरत सपा नेता नूरी शौकत का रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो नूरी शौकत और इशरत ने विधायक और उसके भाई को भागने में मदद की थी। तो इशरत की बहन ने नोएडा में होटल रूम बुकिंग की थी और पुलिस की जांच पड़ताल पर अब ये फर्जीवाड़ा पूरा परत दर परत खुल रहा है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी का साथी इशरत गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ रामजी शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामजी, देखिए सपा विधायक का जो साथी था वो अब गिरफ्तार हो चुका है और किस तरीके से पुलिस पूरी जांच पड़ताल के दौरान परत दर परत ये जो फर्जीवाड़ा पूरा हुआ इसका खुलासा कर रही है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर एक मकान महिला के मकान पर कब्जा करने और उस पर आगजनी करने का आरोप लगा, जिसके बाद से जाजमऊ थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करती। 33 दिन के बाद इरफान सोलंकी और उनके भाई ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में आवास में पहुंच करके सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को जेल भेज दिया था। इसके बाद लगातार पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया था ग्वालटोली थाने पे, जहां पर इरफान सोलंकी को कानपुर से भागने में जो मदद की गई थी, जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था, उस व्यक्ति का अशरफ अली के नाम पे एक फर्जी आधार कार्ड बनाया था। उसकी मदद से कानपुर से भागने पे एयर यात्रा में उस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में निकल के सामने आया कि नूरी चौकत जो कानपुर के सपा नेत्री है, उसके भाई, उसका एक रिश्तेदार इशरत, उसने और नूरी चौकत ने मिलकर के फर्जी आधार कार्ड बनाने में मदद किया था और उसको कानपुर से नोएडा मंगाने में मदद की थी। इसके साथ ही इशरत स्वयं कानपुर से इरफान सोलंकी उसके भाई रिजवान सोलंकी को लेकर नोएडा पहुंचे थे, जहां पर इशरत की बहन रहती है, जहां उसने नोएडा के सेक्टर 16 में एक होटल में दो रूम बुक करे थे, जिससे एक रूम में रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी रुके थे, दूसरे में इशरत और उसकी बहन रुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब इस पूरे मामले की जब परत कड़ी मिलती जा रही है, तो कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने इरफान सोलंकी की भागने की मदद की थी, उसके भाई की भागने की मदद की थी और पुलिस को गुमराह करने का काम किया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने इशरत को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जो इशरत की बहन जो नोएडा में रहती थी, वो इस वक्त फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम है, वो एक टीम नोएडा रवाना हो चुकी, जिससे कि जो इशरत की बहन है रुखसाना, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी जल्द से गिरफ्तार किया जा सके और आगे भी जो कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस जो इशरत है उससे लगातार कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पूछताछ करें, जिससे कि और भी जो चीजें वो सामने आ सके, उन पर जो कड़ी कार्रवाई की सके। मैं आपको बता दूं कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर जब तक कानपुर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो कई ऐसे लोग जो सामने आ रहे, जो उनसे पीड़ित थे, जिनके मकान पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व उनके गुर्गों ने कब्जा कर रखा था, वो सभी सामने आ रहे हैं और लगातार पुलिस कमिश्नर को तहरीर देकर उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक तहरीर एक महिला ने जो चमनगंज की रहने वाली थी, उसने कानपुर कमिश्नर को तहरीर दी थी इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी के खिलाफ, जिस पर संज्ञान लेते हुए जाजमऊ थाने और चमनगंज थाने में एक और मुकदमा इरफान सोलंकी पर दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे कानपुर 4 साल से शीशम विधानसभा से, उनकी जो मुश्किलें वो बढ़ती जा रही है, उन पर लगातार कानपुर पुलिस का शिकंजा वो कसता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की उन पर आरोप लगे वो काफी गंभीर आरोप है और उस पर लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 6 वर्ष दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी पूरी की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी समारोह में शिरकत। सुबह 11 बजे राज्यपाल पहुंचेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। 44 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह में सम्मिलित होंगी। तो 44 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर उन्हें सम्मानित करेंगी। तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का ये 6वां दीक्षांत समारोह है। तो सुबह करीब 11 बजे राज्यपाल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पहुंचेंगी, जहां पर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में ये दीक्षांत समारोह जिसमें सम्मिलित होंगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।